हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज व्हाट, केमिकल बॉन्डिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो चैप्टर है, चाहे मेडिकल हो चाहे जेई हो, जो अच्छा खासा वेटेज रखता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे ज्यादा जो चैप्टर ऑफ वेटेज है आपका वो केमिकल बॉन्डिंग है। ये सुनो, एक बात ये। दूसरी बात, डेफिनेटली बड़ा चैप्टर है तो इट विल टेक अराउंड, अब लगभग मान के चलिए हमें लगभग लगभग 25 लेक्चर्स तो जरूर रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे। ओके, बाकी हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके जीरो से लेके एडवांस तक की आप बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। देखिए, तो बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग है ना, आप कह सकते हैं कि तीन कैटेगरी में या तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम चैप्टर को बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसे हम लोग तीन तरह से सब डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट्स में। जहां एक एक पार्ट होता है जहां बॉन्डिंग की बात की जाती है। सेकंड पार्ट जो इसी का सब टॉपिक है, आप कह लीजिए सब टॉपिक ऑफ बॉन्डिंग। दो पार्ट ही हुए। थर्ड पार्ट आप कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, कि जहां हम लोग वेरियस थ्योरीज की बात करते हैं। हम लोग वी डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ थ्योरीज। जैसे कि बॉन्डिंग को भी हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। तो अगर टाइप ए की बात करूं यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, या हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, एंड दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड वी कैन से मेटालिक बॉन्ड ऑल्सो। मेजरली हमारा जो फोकस रहता है वो इन तीन पे रहता है। ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आप ये भी कह सकते हैं। अब सेकंड आपका जो टाइप बी टाइप ऑफ बॉन्ड है वो आपके कह सकते हैं कि वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन फोर्सेस आप बोल सकते हैं, वैन फोर्सेस। एंड सेकंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सुनो, तो बेसिकली बॉन्डिंग को हम ऐसे सब कैटेगराइज करते हैं। इसके अलावा कुछ टिपिकल बॉन्डिंग है, बनाना बॉन्ड, टू सेंटर थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड ऑल, इस तरह के कुछ बैक बॉन्डिंग वो अलग से डिस्कस करेंगे। सब टॉपिक हम लोग बात करते हैं बेटा। यहाँ पे हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की, हम बात करते हैं फजान रूल की, हम लोग बात करेंगे अब डायपोल मोमेंट की। इस तरह से काफी टॉपिक्स हमारे पास जो हम डिस्कस करते हैं। ये सुनो, और एक आप यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग बात करते हैं, आप सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, दैट इज लुईस थ्योरी की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एंड द लास्ट वन वी कैन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वही ऑर्डर है थ्योरी का, एडवांस टू एडवांस थ्योरीज है। तो ये आपका बेसिक मैंने सब डिवीजन किया है इस चैप्टर का। तो आज हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट हमारा बॉन्डिंग ही रहेगा। तो आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज द रीजन ऑफ बॉन्डिंग, या बॉन्ड क्यों होता है, क्यों बनता है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, तो हम बात करते हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट द रीजन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पुट द हेडिंग डालिए आप लोग, दैट इज रीजन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि बॉन्डिंग या बॉन्ड क्यों बनता है। इसके दो रीजन है। फर्स्ट वन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द मेन रीजन, और वी से द प्राइमरी रीजन। यही मेन या प्राइमरी रीजन है, दैट इज व्हाट, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाट, लोअरिंग इन एनर्जी, लोअरिंग इन एनर्जी। ये मेन रीजन है आपका बॉन्ड का बनने का। दैट इज व्हाट, हर इंसान को चाहिए स्टेबिलिटी। तो बॉन्डिंग भी क्यों होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है, ताकि वो स्टेबिलिटी तक पहुंच सके। एंड स्टेबिलिटी इज व्हाट, समहाउ व्हाट वी कैन से द यूनिवर्सल लॉ, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ जो हम एनर्जी को कोरिलेट करते हैं, इट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले देखिए कि जब भी कोई दो एटम, सपोज करो ये आपका एटम ए और ये आपका एटम बी, ये दोनों बॉन्डिंग के लिए एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, यस और नो।
दोनों बॉन्डिंग के लिए दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो उस समय कौन कौन सी फोर्सेस वर्क करेगी वो देखिए आप लोग। देखिए यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो Na दैट इज न्यूक्लियस ऑफ A, it is what? Positive charge. Agree or not? Second, N of B, it is nucleus of B, again it is what? Positive charge. एक तो ये बात होगी। एक बात हम कहें कि इलेक्ट्रॉन के एस्पेक्ट में, तो आप कह सकते हैं कि EA, that is electron of atom A, it is electron of A, and obviously they are what? Negatively charged entities. Similarly, electron of B. Yes or no? That is electron of B. और फिर से भी जानते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज एंटिटी है। यस और नो? तो ये दूसरे को अप्रोच करेंगे तब जाके कहीं बॉन्डिंग की बात होगी। एग्री और नॉट? तो देखो मैं आपको उसको ग्राफिकल वे में विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले देखो, लुक एट दिस, फिर पॉइंट की फॉर्म में चीजों को लिखेंगे। मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस तरफ मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और ये आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, तो जो ग्राफ बन के आता है वो कुछ इस प्रकार का, देखिए आप लोग। पहले ग्राफ बना देता हूँ, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो किस प्रकार से चीजें देखो, यहां पर R इज नियरली व्हाट? इन्फिनिटी। R नियरली इन्फिनिटी मतलब कि ये दोनों एटम्स है बहुत दूरी पर है, दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इन केस ऑफ R बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो इन दैट केस वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? नियरली वी से 0। एग्री और नॉट? पोटेंशियल एनर्जी क्या उस समय? 0। और जैसे जैसे एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, जैसे जैसे एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ए बी अप्रोच करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ड्रॉप करती जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आर की आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ड्रॉप करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर इस पॉइंट पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? मिनिमम। यहाँ पे क्या पोटेंशियल क्या है? मिनिमम। दिस इज व्हाट इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। आप ऐसा कीजिए, ए और बी की जगह आप हाइड्रोजन को ही मान लीजिए, H2 की बात कर लेते हैं हम लोग, और थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। हम H2 की बात कर लेते हैं। अब देखो, जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि शुरुआत में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन पे, तभी वो पास में आ रहे हैं। ये सुनो, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लगेगा? देखो, ये इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हाइड्रोजन के एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले एटम का न्यूक्लियस और पहले वाले का इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि आप कह सकते हो कि ये Na और इलेक्ट्रॉन बी, उसी प्रकार से न्यूक्लियस बी और इलेक्ट्रॉन ए, इन दोनों में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों न्यूक्लियस में आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन में आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये अंडरस्टूड सी बात है, मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं, तो इनिशियली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्गर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्गर है, डोमिनेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट? डोमिनेंट ओवर फोर्स ऑफ रिपल्शन। दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये एक नियरेस्ट डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, दे रीच एट अ नियरेस्ट डिस्टेंस, जहां पर आप कह सकते हो कि वो जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। कि एक नियरेस्ट डिस्टेंस में पहुंचते हैं, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, एट दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? द मिनिमम। तो ये हमने कहा कि इस पॉइंट पे क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। सुनो, तो हमने क्या कहा? फर्स्टली दे अप्रोच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट, देन एट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू आपका मॉलिक्यूल H2 का बन गया, और उस समय हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी में अच्छा खासा ड्रॉप आया है, पोटेंशियल एनर्जी में अच्छा खासा ड्रॉप आया। ये सुनो, अब
अब अगर मैं उन एटम को और क्लोजली लेकर जाता हूँ पास में, उन एटम को और ज्यादा क्लोजली ले जाने की कोशिश करता हूँ पास में, तो अब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट होगा। नाउ फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यस और नो? यस और नो? तो तीन स्टेट थे हमने देखा था, सॉरी दो स्टेट थे हमने देखा था। फर्स्ट इज व्हाट, व्हेन दे अप्रोच, व्हेन दे अप्रोच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट ओवर फोर्स ऑफ रिपल्शन। आफ्टर सर्टेन टाइम एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप होगा, दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, या आप कह लीजिए कि इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट जब आपका H2 मॉलिक्यूल बन गया है, बन चुका है। अगर आप एटम्स को और क्लोजली ले जाएंगे तो फिर उस समय रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में आप देखेंगे देयर इज इंक्रीमेंट, ग्राफ आपका ऐसा कुछ आएगा। बट बेसिकली जो ग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ तक का ही काम का होता है। अब यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ को डिस्कस करते हैं हम लोग। एंड दिस इज व्हाट, ये जो ड्रॉप हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ड्रॉप हमने देखा है, दिस इज व्हाट नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। क्लियर? And this separation is what we can say, this is the bond length. This is what we say, bond length. Bond energy, bond length. अब देखो एक चीज समझना, जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आएगा, ऑब्वियसली बात है, हर एक टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए, अभी हम लोग H2 की बात कर रहे हैं, उस तब पहले किसी और दो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, या किसी और दो मॉलिक्यूल की बात, सॉरी दो किसी और एटम्स की अगर हम बात करें, हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, किसी और दो एटम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितना पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आएगा, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, वही उसकी बॉन्ड एनर्जी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली हम लोग बात करें, प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल के फॉर पर मॉलिक्यूल अगर बात करूं, फॉर पर मॉलिक्यूल अराउंड अराउंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर पर मॉलिक्यूल ऑफ H2 की बात कर रहा हूं मैं, फॉर अराउंड वी कैन से 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आता है। इसका मतलब क्या है, जब मुझे H2 मॉलिक्यूल को, एक H2 मॉलिक्यूल को तोड़ना है, मुझे उसको तोड़ना है, तो मुझे बाहर से 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी ही पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर वही मैं पर मोल की बात करूं, पर मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो इट इज अराउंड 436 किलो जूल पर मोल, लगभग 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी का ड्रॉप आता है। इतनी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। यस और नो? तो इट मीन्स कि अब मुझे अगर H2 मॉलिक्यूल का तोड़ना है, पर मोल तोड़ना है, तो मुझे बाहर से 436 किलो जूल की एनर्जी सप्लाई करनी ही होगी। तो इट मीन्स कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आता है, आपके लिए बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इट इज व्हाट सिंपली नोन एज बॉन्ड एनर्जी, सिंपली नोन एज बॉन्ड एनर्जी। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? तो कुल मिला कहानी सारी इतनी सी है कि नेचर की ये टेंडेंसी है, यूनिवर्सल लॉ है, कि जितना एनर्जी कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस तरह समझते इस चीज को हम लोग। यस और नो? क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो एक बार इस फोटो को बनाओ, फिर कुछ एक बातें और लिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। प्लीज कोई बहुत आ रही है फटाफट से। प्लीज उतारिए ना फटाफट से। तो एक लाइन लिखिए इसके नीचे, व्हेन व्हेन atoms approach each other when atoms approach each other, force of attraction is dominant over force of repulsion. When atom approach each other, force of attraction is dominant over force of repulsion, and potential energy decreases due to which molecules due to which molecule get stability due to which molecule get stability। yes or no? ये पॉइंट लिखना है हमको, ठीक है? yes or no? सुतारो फटाफट से। अब एक अप्रोच और देखो आप लोग, इसको समझने के लिए एक अप्रोच और देखिए आप लोग।
आप चाहें तो इसे उतार लीजिएगा, मतलब जो मैं बताने जा रहा हूँ, नहीं भी उतारे तो ठीक है। ये हमारे, जब हम लोग बात कर रहे हैं जेई मेडिकल लेवल पे, तो इतना फ्रूटफुल वो चीज़ नहीं है, बट आप समझने के लिए मान लीजिए, लेट स्टेट ए एंड स्टेट बी एंड स्टेट बी। स्टेट बी मतलब when atoms are far apart, when atoms are far apart, and state B is what the stable equilibrium state. मेरे कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ठीक है, वो बात सही है कि सर एनर्जी ड्रॉप हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ी है, तब क्या सर जब तक ये एटम दूर दूर थे दोनों, जब एच एटम इनिशियली दूर दूर थे, तब क्या तब क्या वो स्टेबल नहीं थे? तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमने माना कि स्टेट इज व्हाट व्हेन एटम्स आर फार अपार्ट, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्टेट ए में एटम स्टेबल नहीं थे, ये मैं बात बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब स्टेट बी है, जब बॉन्ड बन चुका है, पोटेंशियल एनर्जी में अच्छा खासा ड्रॉप आ चुका है, दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, दिस इज द स्टेट इज व्हाट द स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये भी स्टेट स्टेबल है, बट दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये स्टेट भी स्टेबल है, बट दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, देखो आप है ना, इसको, इस कॉन्सेप्ट को एनर्जी की बजाय आप रेस्पॉन्स से भी समझ सकते हैं। स्टेबिलिटी को हम एनर्जी की बजाय रेस्पॉन्स से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखो, जब बॉन्ड बन गया, जब बॉन्ड बन गया, किसकी बात करें हम लोग यहाँ पे? सॉरी, जब बॉन्ड बन गया H2 मॉलिक्यूल का, और उस दौरान जो बॉन्ड लेंथ है, प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ इज नियरली अराउंड, आई थिंक इट इज 74 पिकोमीटर, लगभग इतनी है। क्या वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, जो बॉन्ड लेंथ है क्योंकि इट इज अराउंड 74 पिकोमीटर, बॉन्ड बन चुका है। अब मान लो, सपोज करो मैं किसी तरीके से ऐसा कुछ करूं कि मैं इस बॉन्ड लेंथ को चेंज करने की कोशिश करूं, मैं 74 से इसको 100 करने की कोशिश करूं, 74 से 100 करने की कोशिश करूं बॉन्ड लेंथ को, मतलब कि एटम्स को दूर करने की कोशिश करूं। तो इस केस में क्या होता है एक्चुअली, इस केस में एक्चुअली क्या होता है कि जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये मेरे इस अपोजिशन को अपोज करती है, वो वापस 74 पिकोमीटर वाली स्टेट पे आना चाहता है। बड़े से आप उसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करें, मैंने 74 से मान लो उसको 100 पे लाने की कोशिश करी, मतलब कि एटम्स को मैंने दूर करने की कोशिश करी। तो अब क्या हो रहा है, हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर, आपने उस स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट की बॉन्ड लेंथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। नाउ सिस्टम वांट टू रीस्टोर, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहता है, अपनी पोजीशन पे जाना चाहता है। दैट्स व्हाई वी से इट इज व्हाट द स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। सो ये बात यहां से आती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है, तो ये एक मैंने बेसिक आइडिया दिया आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, और we say lowering in potential energy, or we say the maximum lowering in potential energy, that is PE minimum, is what more stable configuration and more stable state is what already achieved। ये मतलब है इसका। क्लियर? यस और नो? तो ये हम बात करते हैं फोर्स को फर्दर डिफाइन करते हैं आगे जाके हायर क्लासेस में, वहाँ जब हम बात करते हैं F इक्वल टू वॉट माइनस डी यू बाई डी आर से इस रिलेशन को निकाला जाता है। पर ठीक है, आप सिर्फ ये चीज़ समझ सकते हैं, अगर तो सॉरी, अगर इस चीज़ को अगर आप समझना चाहें तो इसको समझ लें, बाकी हमारे सिलेबस में इससे भी काम हो जाएगा। क्लियर? Now we are coming to the second part, that is, first one is the to obtain stability, the second one is to achieve inert gas configuration, to complete octet,
देखो ये सेकेंडरी रीजन है ना, मेन रीजन नहीं, मेन रीजन तो वही है, दैट इज लोअरिंग इन एनर्जी, दिस इज जस्ट अ सेकेंडरी रीजन। तो हमारे पास कौन कौन है भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, राडॉन, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे पास है उसको हटाया जाता है, दिस इज व्हाट NS2 NP6 एंड दिस इज व्हाट NS2। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑक्टेट। इन सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हम लोग वर्ड यूज करते हैं, या तो डुप्लेट यूज करते हैं, कुछ बुक्स में से डुएट भी कहा जाता है। मतलब की कोशिश ये रहती है कि ऐसा बोला जाता है या बताया गया है कि चूंकि ये सब के सब इनर्ट है, इनर्ट का मतलब कि इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत बहुत कम है या ना के बराबर है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि चूंकि इनके वैलेंस शेल में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनका पूरा है, तो बाकी के जो एलिमेंट्स है वो बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं ताकि उनके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। उनके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और ये जो हम बात कर रहे हैं डुप्लेट की, बेसिकली हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन सिर्फ उसके केस में आप वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखते हैं बॉन्ड बनने के बाद, बाकी सबकी कोशिश क्या रहती है कि वो वैलेंस शेल में अपना ऑक्टेट पूरा कर ले बॉन्डिंग के बाद, इसीलिए बॉन्ड बनाया जाता है। अब मैंने यह बात बोली कि मैंने ये बात ऐसे रखी कि चूंकि ये सब के सब नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, अभी अभी मत मानो कि जिन्होंने कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, आप ऐसे मत देखो, ये सब के सब इनर्ट है, तो हम मान के चल रहे हैं कि इन सब की इनर्ट है कि सबकी ऑक्टेट क्या पूरा है। तो चूंकि इन सबका ऑक्टेट पूरा है इसलिए दे आर व्हाट हाईली स्टेबल, दे आर व्हाट हाईली स्टेबल, ऐसा बिलीव किया गया है, उसके बिहाफ पे ये बोला गया है कि बॉन्डिंग इसलिए होती है ताकि सब अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऐसा माना गया है, इट इज टू बिलीव्ड, ओके। बिकॉज आगे हम बहुत सारे केस देखेंगे जहां पर ऑक्टेट पूरा नहीं है तब भी वो कंपाउंड स्टेबल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज द सेकेंडरी रीजन, दिस इज नॉट द प्राइमरी रीजन। जो आपने पढ़ा है 9th-10th क्लास में कि ऑक्टेट बनाने के लिए बॉन्डिंग होती है या ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्डिंग होती है, वो हमेशा सही नहीं है। तो प्लीज इसके लिए आप लिखिए एक आध लाइन, फिर इसको उतार लीजिए फटाफट से, फिर एक आध लाइन लिखते हैं इसके लिए, प्लीज फटाफट से। So लिखे, राइट डाउन, इनर्ट गैस जनरली डू नॉट फॉर्म कंपाउंड। मैंने वर्ड यूज किया जनरली बिकॉज हम जानते हैं जनरल कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इनर्ट गैस जनरली डू नॉट फॉर्म कंपाउंड since their configuration is NS2 NP6, since their configuration is NS2 NP6, means they have completed their octet, so it is believed to be stable configuration, configuration, and all other element participate in the process of bond formation, by losing slash gaining, slash gaining or sharing, by losing slash gaining or sharing of electron, so that they can complete their octet, ये सुनो, चलो बात समझ में आई? तो ये आपको पता ही बट ऑब्वियसली जब ऐसे पढ़ा है पहले भी क्लासेस में, हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपके कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो H2 का हमने बॉन्ड बनाया ना अभी मॉलिक्यूल, वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले हम बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग, और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन दैट इज फ्रॉम आयनिक बॉन्ड, ठीक है। चलो, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज
आयनिक बॉन्ड। काफी चीजें आप पहले से जानते हैं इसके बारे में। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब ये समझते हैं क्या हम लोग। देखो पहले हम क्या लिखेंगे इसके बारे में। हाँ, पहले बात कर लेते हैं किन किन में बनता है। देखो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल जनरली आप कह भी सकते हैं लिखने के लिए ग्रुप 1 2 3, और यहाँ आप कह सकते हैं ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 एंड 17। व्हाट हैपन, ग्रुप नंबर 15 16 17। कॉमन एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पहले। कॉमन एग्जांपल इज NaCl। मैं मान के चल रहा हूँ हमने इतना कुछ तो पढ़ रखा पहले भी, तो आप Na देखेंगे मेटल है आपका फर्स्ट ग्रुप का, क्लोरीन आपका 17 ग्रुप का नॉन मेटल है। जनरली ये बॉन्ड किस में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन loses electron from valence shell and other gain electron into valence shell। मतलब एक जो है अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में गेन करता है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ये सुनो, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ये सुनो, ठीक है। द बेसिक एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। हम जानते हैं भाई सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये सुनो, यही इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन गेन कर लेगा। ये सुनो, एग्री और नॉट, बिकॉज वी नो सोडियम का जो वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन आपका क्या है, 2,8,1 है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 1। क्लोरीन की बात करें वैलेंस शेल 2,8,7, तो वैलेंस शेल में 7 है, इसका वैलेंस शेल में 1 है। इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने बचेंगे, 8। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने हो जाते हैं, 8। जो कॉन्सेप्ट है कि कहीं ना कहीं में इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव ऑक्टेट। ये सुनो, क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है आप लोगों को। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। बहुत सारे कंपाउंड से कोई दिक्कत ही पॉसिबल ही नहीं। देखो एग्जांपल और देखिए हम लोग, मान लो हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ MgO। तो मैग्नीशियम क्या बेटा आपके पास 2,8,2। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 16 ग्रुप, 2,8,6। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अब अनस्टेबल हो जाएगा। क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, रीजन तो ये भी है। फिलहाल हम लोग सिंपल टॉपिक, सिंपल भाषा में बात करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यही ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसके ऑक्टेट में 8 हो जाएंगे, इसके ऑक्टेट में भी 8 हो जाएंगे। ऑक्टेट से मतलब मेरा वैलेंस शेल में इसके भी 8 पूरे ऑक्टेट कंप्लीट, इसके भी 8 पूरे ऑक्टेट कंप्लीट। यस और नो। तो मैग्नीशियम आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg+2, और ऑक्सीजन आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट इज O-2। और थोड़ा इसको फर्दर लिखना चाहें और देखो थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूं मैं। देखिए अब चूंकि Na+Cl- स्टेबल तो है नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, they form what, NaCl is what the lattice।
It is the formation of crystal lattice, and this is what. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा आपका Mg+2 और ये दोनों मिलकर आप क्या बना लेंगे, MgO बनेगा, जो हमने बात करी। एग्री और नॉट? ऐसे भी एग्जांपल और ले बेटा, सपोज करो हम बात करते हैं K2S, पोटेशियम सल्फाइड। तो फिर से अगर आप पोटेशियम की हम बात करें तो देखिए बेटा, पोटेशियम 2,8,8,1 19 एटॉमिक नंबर। सल्फर की हम बात करें इट इज 2,8,6। तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास, पोटेशियम के वैलेंस शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। एग्री और नॉट? तो अगर इसका ऑक्टेट पूरा करना, मतलब कि 6 से 8 बनाना है, तो हमें पोटेशियम 1 चाहिए, 2, हमें 2 पोटेशियम चाहिए। ये सुनो, तो क्या होगा यहाँ पे कि 2 पोटेशियम मिलके आपको क्या करेंगे, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा K प्लस और आपका S-2। दैट इज, चूंकि 2 है तो 2K प्लस और S-2। एग्री और नॉट? इस सल्फर ने 1 पोटेशियम से लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे वाले से लिया, तो 6 + 2 8 हो गए, और दोनों पोटेशियम ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। यस और नो? तो ये बहुत बेसिक सी बात थी, ये अब लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है 9th-10th क्लास में, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। यस और नो? ठीक है, सो उतारिए, हम कुछ बातें और लिखते हैं फटाफट से प्लीज। ठीक है भाई, तुम लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखते हैं कुछ। पहला पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट, कि आयनिक बॉन्ड is just a force of attraction, just a electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction। मतलब ऐसे भी बोलते हैं, मतलब कि ये आयनिक बॉन्ड बॉन्ड नहीं है, इट इज जस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो NaCl को ऐसे लिखते हैं, मान लो हम लोग इस तरह से, तो ये गलत है, नो। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, NaCl को हमेशा से लिखा जाता है ये Na+, ये आपका Cl में। तो यहाँ पर जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। या फिर आप ऐसे लिखो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या आप ऐसा तो सिर्फ वैसे इस तरह से, बस इसके पीछे डैश नहीं लगाते हम लोग। जो हम डैश लगाने की बात करते हैं, वो बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। यस और नो? क्लियर? आगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैं पॉइंट बताऊंगा व्हाट इज द रीजन फॉर दिस वन। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, इट इज अबाउट अ टर्म नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, आयनिक बॉन्ड में हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड में हम वर्ड यूज करेंगे कोवेलेंसी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। इट इज सिंपली व्हाट, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट, number of electron gain या lost is known as electrovalency, is known as electrovalency। चूंकि ये टर्म यहाँ पर आ रही है इलेक्ट्रोवैलेंसी, दैट इज जो कि डायरेक्टली कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया लूज किए। ऑब्वियसली जब हम गेन की बात करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, कैटायन के रेस्पेक्ट में। लॉस्ट की बात करेंगे हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हमेशा एनायन के रेस्पेक्ट में। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी टर्म आ रही है आयनिक बॉन्ड के लिए, इसलिए आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ये सुनो, फिर यही से एक बात निकल के आती है, नोन एज द टर्म वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, जैसे कि मान लो हम जो फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, वह वो सबके सब आपके, उनके सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ग्रुप वालों के, तो उनका जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 1 ही रहेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर पाएंगे, फिक्स है। सेकंड ग्रुप वालों की बात करेंगे, व्हाट वी से मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, उनके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिक्स है, तो वहां जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो भी फिक्स है, कितनी है, 2 है। बट वेरिएबल का मतलब है कि स्पेशली ये जो हम बात कहते हैं वो डी ब्लॉक के लिए कहते हैं, कि जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट
शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंस, शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंस। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि जो आयरन है Fe वो +2 में भी है और +3 में भी है, जो कॉपर है आपका वो +1 में भी है और +2 में भी है। तो जनरली ये टर्म हम यूज करते हैं किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डी ब्लॉक वाले ही हैं जो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंस शो करते हैं, ऐसे पी ब्लॉक पर भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास। हाँ, यहाँ पे क्या रीजन क्या भाई, सिंपली यहाँ पर कि जो n-1 डी इलेक्ट्रॉन है और जो ns इलेक्ट्रॉन है, जो n-1 डी इलेक्ट्रॉन है और जो ns इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की एनर्जी में कोई विशेष फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए बॉन्डिंग में s वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्ट करते हैं और n-1 डी वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन व्हाट, इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दे शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। आप इसके नीचे लिख लो लाइन करके कि एज energy difference between ns and n-1 d electron, as energy difference between ns and n-1 d electron is not very large, so both ns and n-1 d electron participate in bonding. So both ns and n-1 d electron participate in bonding. Yes or no? ठीक है, आते की बात बेटा, क्लियर? उसको बाद उतारिए फटाफट से, फिर हम एक आध पॉइंट और लिखते हैं ना, प्लीज। तो देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट, more is the difference between metal and non-metal, higher will be difference in their electronegativity value, in their electronegativity. So more will be ionic character, more will be ionic character. सिंपल सा मतलब है कि जो आयनिक कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। मैंने एक बात बोली कि जब मेटल और नॉन मेटल से मिलकर आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, मेटल आपका फर्स्ट ग्रुप का हो, नॉन मेटल आपका 17 ग्रुप का हो, बहुत दूर हो गए, तो उन दोनों में EN का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। ये बात बोलिए कि मेटल नॉन मेटल में जितना डिफरेंस होगा, उनकी EN की वैल्यू में भी डिफरेंस उतना ज़्यादा ही आएगा और डेफिनेटली उससे आयनिक कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहें, क्वेश्चन की फॉर्म में मान लो मैं कहूँ, पहला हम ले लेते हैं, मान लो फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो ऑफ अल्कली मेटल्स, तो LiF एक तो आपका, NaF, KF, RBF और सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, अब देखो लेफ्ट टू राइट तो आपका EN बढ़ता है, बट यहाँ टॉप टू बॉटम की बात हो रही है। टॉप टू बॉटम आपका EN क्या होता है, कम होता है। तो हम देखेंगे कि भाई फ्लोराइड का, फ्लोरीन का EN तो EN फिक्स है, दैट इज 4 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। हमें मालूम है कि
हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ईएन का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सीजियम और फ्लोरीन में जो ईएन का डिफरेंस क्या मैक्सिमम है, तो वहां पे आपका आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। यस और नो, यस और नो, एग्री और नॉट। ऐसे मान लो अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और ले, मान लो हम लोग हैलाइड ऑफ Na+, तो कौन कौन बनेगा हमारा, NaF, NaCl, NaBr, Na। तो इनका ऑर्डर जमाना हमें, तब देखो सोडियम तो फिक्स हो गया। अब ईएन के डिफरेंस की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा ईएन इसका है, उससे कम, फिर कम। तो अब ऑर्डर जो होगा हमें, खैर चूंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करनी है, बट मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया इसको, तो आप उसको भूल जाना इंक्रीजिंग ऑर्डर को। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, आयनिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा ईएन का डिफरेंस इन दोनों में आएगा। भाई सोडियम का तो फिक्स ईएन है, सोडियम कितना होता है, हमारा 1 होता है, तो फ्लोरीन का 4 है। फिर आप देखेंगे और ईएन का डिफरेंस कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है, ठीक है, यस और नो। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना तो आप क्या लिखें, पहले Na, NaBr, NaCl, NaF, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यस और नो, यस और नो, क्लियर। तो कुछ 2-3 पॉइंट में डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट वी से आयनिक बॉन्ड। थोड़ा सा उतारिए फटाफट, हम बात करते हैं फटाफट से प्लीज। ठीक है, तो देखिए वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो फर्स्ट वन इज व्हाट की, पहली बात, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, is non-directional in nature, means electrostatic force of attraction, means electrostatic force of attraction is equally applied in all direction। एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कि जहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम जानते हैं कि अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वहां पे कौन कौन है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज या आपका नेगेटिव चार्ज, ये सुनना हो। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, सिंपली इट इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसमें कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ या तो एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है या फिर वाई डायरेक्शन में लग रहा, नहीं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यूनिफॉर्म है, हर डायरेक्शन में इक्वली अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है, हर डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है। दैट्स व्हाई वी सेड इज नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो। जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, वहां जो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर होगा वो डायरेक्शनल होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये फोर्स, आप सिंपल सोचो ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसको, चलो छोड़ो, इसका जो आप कह लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव चार्ज Na+ की हम बात करें, मान लो इसके सामने मैं कोई ऑपोजिट पोलैरिटी का लेकर आता हूँ, कोई नेगेटिव चार्ज लेकर आता हूँ, तो अब वो तो क्या होगा, इसका फोर्स जो है चारों डायरेक्शन में बराबर होगा। क्लोरीन का भी क्या है, Cl- जो है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, चारों डायरेक्शन में बराबर होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हर डायरेक्शन में बराबर या यूनिफॉर्म तरीके से काम करता है। दैट्स व्हाई वी से इट इज व्हाट, दिस इज व्हाट नोन एज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। क्लियर। सेकंड हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। ऑब्वियसली क्या है, सॉलिड स्टेट एंड फॉर्म 3D लैटिस। NaCl की हम बात करें, NaCl ऑब्वियसली क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कैसा बनाता है वो, एक 3D लैटिस बनाएगा, 3D लैटिस अरेंजमेंट बनाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम प्रैक्टिकली हम बात करें ना, एग्जांपल NaCl के बारे में,
तो NaCl में क्या होता है कि जो बच्चे 12th पढ़ रहे हैं या 12th पढ़ चुके हैं उनको तो आइडिया है कि NaCl में एक Na प्लस आयन को 6 Cl आयन सराउंड करते हैं। सिमिलरली एक Cl आयन को 6 Na प्लस आयन सराउंड करते हैं। हम क्या लिखेंगे? Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl ion. Similarly, Cl minus ion is surrounded by 6 Na plus ion. Yes or no? तो ये इनका एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं, एफसीसी लैटिस बोलते हैं उसको। खैर ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाद में सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे इसके बारे में। बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड स्टेट है और दे फॉर्म 3D लैटिस। एक बहुत सिंक्रोनाइज तरीका का इनका अरेंजमेंट होता है, नॉट लाइक गैसेज एंड ऑल डिस्पर्स फॉर्म में नहीं, बहुत सिंक्रोनाइज तरह का अरेंजमेंट है। यस और नो? क्लियर? बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। थोड़ा सा उतार लीजिए फटाफट एक बार। देखिए थर्ड वन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टूड है भाई, सॉलिड स्टेट में है रिलेटिवली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिवली हायर melting and boiling point because of what? Solid state geometry. इनका फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो ऑब्वियसली बात है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हायर ही होंगे। फोर्थ वन दैट इज कंडक्टिविटी की हम बात करें। कंडक्टिविटी तो क्या लेते हैं हम लोग? वेरी लेस कंडक्टिविटी in solid state। सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टिविटी ना के बराबर होगी। जैसे NaCl हमारे घरों में जो नमक होता है, क्या उसमें करंट आता है? नहीं आता। बट उसी का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए तो डेफिनेटली क्या होगा, उसके पास अब फ्री आयंस अवेलेबल होंगे तो उसी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं? वेरी लेस कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट बट in molten, or we say molten or aqueous phase, they have good conductivity due to availability of what? फ्री आयंस। क्योंकि वहां उन्हें फ्री आयंस मिल जाते हैं, तो अगर फ्री आयंस मिलेंगे तो उसकी वजह से ऑब्वियसली कंडक्टिविटी अच्छी खासी हो जाएगी। मोल्टन का मतलब होता है बेटा कि पिघला देना। अगर किसी क्रिस्टल को अगर हम गला दें या पिघला दें, दैट इज व्हाट? मोल्टन फेज। एक्वस फेज आप समझते हैं? ये सुनो। नेक्स्ट वन, आइसोमेरिज्म। तुम क्या लिखेंगे? आयनिक कंपाउंड does not show isomerism because ionic bond is non-directional in nature। भाई थोड़ा आपको आइडिया हुआ, आई होप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हम डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते हैं, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट कह लीजिए स्पेस में, या डिफरेंट ओरिएंटेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। बट चूंकि यहाँ पर बॉन्ड एक ऐसा नॉन डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में जो है आप कह लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा है, तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन में अलाइन कर लीजिए, आपको नया स्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा। जब नया स्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा तो फिर आइसोमेरिज्म की बात नहीं आती। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो आयनिक कंपाउंड से आपके ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बट जब हम बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, दे विल शो व्हाट? आइसोमेरिज्म।
उतारिए इसको, आगे हम बात करते हैं। और नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोमॉर्फिज्म। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आइसो मतलब क्या होता है? सेम। और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। तुम क्या लिखेंगे? कंपाउंड हैविंग, compounds having same form or shape is known as isomorphous to each other। क्या सुनो, क्या कहा हमने भाई कि ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्म या शेप अगर सेम है तो उन्हें हम लोग आइसोमॉर्फस कहते हैं। हाँ, अब देखो, मैं यहाँ जो बात डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली फॉर जेई एंड मेडिकल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ हम लोग बहुत डिटेल में बातें करते हैं कि अगर कोई कंपाउंड आइसोमॉर्फस है तो उनके हाइब्रिडेशन भी चेक की जाती है, वहाँ का टाइम एनायन का रेडियस भी चेक किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा, जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए एग्जाम में, एग्जाम्पल्स पूछे गए, मैं डायरेक्टली उन्हीं पर आ रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ बात कर रहा हूँ। तो देखिए, एग्जाम्पल की हम बात करें तो बेसिकली जो विट्रियॉल्स हैं दे आर आइसोमॉर्फस। विट्रियॉल से मतलब है कि वी कैन से हाइड्रेटेड सल्फेट्स ऑफ डाइवेलेंट मेटल। ऐसा मेटल जिसकी वैलेंसी क्या है? +2। तो MsO4.7H2, इनको हम लोग बोलते हैं विट्रियॉल्स। क्या बोलते हैं इनको? ज्यादा हाइड्रेटेड सल्फेट्स ऑफ डाइवेलेंट मेटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेटेड? दिस एक्स्ट्रा 7H2O। अगर किसी भी सॉल्ट के आगे अगर आपके लगाया जाता है XH2O, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, चलो, यहाँ पर जो ये M है ये आपका जिंक हो सकता है, पॉसिबल है, निकल भी हो सकता है। ठीक है, हम एग्जांपल लिखता हूं, यहाँ पर देखो। द फर्स्ट वन इज व्हाट वी से FeSO4.7H2। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियॉल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्रीन विट्रियॉल। हिंदी में बोलते हैं हरा थोथा। क्या बोलते हो हिंदी में? हरा थोथा। आगे पहले एग्जांपल लेता हूँ। पहले देखिए, एक ही हो गया आपका ZnSO4.7H2, इसको आप बोलते हैं वाइट विट्रियॉल। एक आपका होता है सी कोबाल्ट, COSO4.7H2, नोन एज रेड विट्रियॉल। और एक आप लिख लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, चलो फिलहाल इनकी बात करते हैं हम लोग। तो बेसिकली आप देखेंगे इन सब में क्या है, इन सब का फॉर्म आप देख रहे हैं या फिर शेप देख रहे हैं, सब में .7H2 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कैटायन की साइज की बात करूँ Fe की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाइब्रिडेशन में लगभग सभी का सेम है, हाइब्रिडेशन सभी का सेम है। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली ग्रीन विट्रियॉल है एंड द ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ Fe+2 आयन। वाइट विट्रियॉल है और Zn+2 आयन की वजह से, एक्चुअली Zn+2 आयन इज व्हाट, इसकी वजह से कलरलेस सा सॉल्यूशन बनता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं वाइट की फॉर्म में, इट इज वाइट विट्रियॉल। ये आपका रेड कलर जो है बिकॉज ऑफ CO+2 आयन की वजह से है। ओके, तो यूज बहुत सारे हैं इनका। ये आप डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है आपके, ये वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है, ये जिंक डेफिशिएंसी में मेडिकल इंडस्ट्री में काम आता है। तो इससे बहुत सारे यूज हैं इनके पास। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो हाँ, एक और होता है, दैट इज व्हाट वी से कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियॉल।
ब्लू विड्रॉल। यहाँ पर क्या एक्चुअल में कि है ना, कॉपर Cu+2 आयन की वजह से सोल्यूशन कलर ब्लू आता है, दैट्स व्हाई वी सेड इज ब्लू विड्रॉल। बट ये आपका क्या है, आइसोमॉर्फस नहीं, बिकॉज यहाँ पे 7H2 होना कंपलसरी है, यहाँ पे आपके 5H2 है। एग्री और नॉट? इसको उतारिए, फिर मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ फटाफट से प्लीज, क्विक। ठीक है, चलो थोड़ा सुधा कर लेते हैं। आई होप को विजिबल हो बस, है ना। एक तो विट्रियॉल्स आपके आइसोमॉर्फस हो गए, एक आपका होता है भाई एलम्स। ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फ्स। मैं एग्जांपल लेता हूं एक, आपने सुना भी होगा, K2SO4 Al2SO4 whole thrice dot 24H2. This is what known as potash alum. This is the formula of potash. बहुत सारे यूज है इसके, इसको हिंदी में बोला जाता है फिटकरी। अब शायद आपको कुछ यूज आपको दिखे होंगे, उसको वैसे लिखते हैं, द जनरलाइज वे इज व्हाट MSO4 डॉट M dash SO4 whole thrice dot 24H2। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है एलम का। और थोड़ी यहाँ मैं नीचे इधर लेता हूँ, आप थोड़ा सिंक्रोनाइज में भी लिखना। जो M है इट इज व्हाट मोनोवेलेंट +1, और ये M डैश है दिस इज व्हाट द ट्राइवेलेंट हमेशा। तो आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम इज व्हाट Al+3, पोटेशियम व्हाट द K+। तो ये मोनोवेलेंट है +1 और ये आपका +3। हाँ, पोटाश एलम की बात करें हम लोग तो द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इज व्हाट, जो हम शेविंग करते हैं ना, आप तो खैर आजकल तो यूज नहीं होता है, बाकी इसका एक यूज तो वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। इसके अलावा मेडिसिन में एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर में इसको काम में लिया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बताना चाह रहा था आपको, कि पहले के टाइम पर अगर आप कभी देखेंगे या कोई पुराना सैलून अगर है, आप कहीं जाते हैं, अगर वहाँ पे अगर आपकी उम्र है कि आप शेविंग वगैरह करते हैं, या आपके अगर फादर वगैरह पे शेविंग वगैरह करते हो, तो वो एक वाइट कलर का जो होता है कुछ लगाते हैं, जहाँ ब्लड वगैरह आता है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, उस पर लगाते हैं व्हाइट कलर का, ऐसा कुछ होता है। तो दैट इज व्हाट द पोटाश एलम। ठीक है, तो ये आपके जो है आइसोमॉर्फस। हाँ, आगे एग्जांपल मुझे याद, वेरी गुड। दिस इज व्हाट MgSO4.7H2 इज नोन एज एप्सम। एप्सम सॉल्ट कहलाता है। तो ये भी आपका आइसोमॉर्फस है। तो ये मैंने 4 लिखे एक साथ, ठीक है, ये नहीं है। क्लियर? यस और नो? यस और नो? सो एक लास्ट प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, 7th वन, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। फिर आज हम लोग इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। सो द लास्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड आर व्हाट, दे आर पोलर इन नेचर। दे आर व्हाट? दे आर पोलर। पोलर का मतलब होता है कि दिस इज व्हाट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलैरिटी क्रिएट होती है। क्या आगे पढ़ेंगे इस बारे में। तो आयनिक कंपाउंड पोलर नेचर के होते हैं, तो कोई भी पोलर सॉल्वेंट अगर हो उसमें वो इजीली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और एक फैक्टर और होता है कि व्हाट वी से हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मैंने पहले ही बताया था आपको लास्ट चैप्टर में, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप देखेंगे जो वाटर है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपका है, इट इज नियरली 80। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका नियरली 80 है। इसके बारे में बात करेंगे हाइड्रेशन में फिर से। तो चूंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है और वाटर इज ऑल्सो पोलर, तो मोस्टली सारे आयनिक कंपाउंड आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। इतनी सी बात रखी है मैंने, सिर्फ छोटी सी बात, मैंने उसको पूरा डिस्कस नहीं किया। हाँ, जब आगे हम पढ़ेंगे फर्दर टॉपिक्स में, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, वहाँ पे फिर से टॉपिक आएगा आपका। तो आज मैंने सिर्फ बात करी है आपके आयनिक बॉन्ड के बारे में और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बाकी और क्या चीज़ें बाकी है आयनिक बॉन्ड को लेकर, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।